हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिविल मंच। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में, अर्थात सैटर्न के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है जिसे वलय कहा जाता है। इन वलय की संख्या 7 है। इसकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सैटर्न है और इसके चारों ओर वलय के बना हुआ है और इस वलय का कुल संख्या कितना है? 7। तो ये सैटर्न है। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो इस वलय का जो खोज किया गया था सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे पहले के वीडियो में पार्ट 2 में हमने यह पढ़ा था कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि पूरे सौरमंडल का सबसे पहला जो उपग्रह है सबसे बड़ा वह कौन है। तो दूसरा शनि ग्रह का है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। जल से भी कम है। इस ग्रह का जो घनत्व है वह जल से भी कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। यह क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में यह पूरा करता है। अपने अक्ष पर यह घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है और इसकी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूरेनस अर्थात नेपच्यून के बारे में। तो यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति होती है। तो शुक्र में हमने क्या पढ़ा था? शुक्र के बारे में बताइए। तो शुक्र जो है वह परिक्रमण पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की कुल संख्या इसकी 27 है। अब हम पढ़ेंगे नेपच्यून वरुण के बारे में। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण ही इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की कुल संख्या 13 है। अब ग्रह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह क्या होता है और बाह्य ग्रह क्या है, चलिए जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये सभी बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, जो सूर्य के बहुत नजदीक होती हैं ऐसे ग्रह, जो सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा के बारे में, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो चंद्रमा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले व्यक्ति हैं जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था।
हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब हम पढ़ेंगे उपग्रह क्या है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित उपग्रह क्या है। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IR, एरट, सडुसेट इत्यादि हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हम चंद्रमा का दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जो वहाँ परिस्थिति है, वहाँ का जो वातावरण है वह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह क्या है। तो अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह है वह क्या है, वह पहले ग्रह का ही एक भाग था जो कि टूट गए। तो अब ये छोटे छोटे पिंडों में विभक्त हो गए। तो इसलिए यह एक ग्रह का ही भाग है जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। अब उल्कापिंड क्या है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते होते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। तो अब हम उल्कापिंड के बारे में ये पढ़े कि कभी कभी ऐसा होता है कि उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि यह गिरने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया में घर्षण होती है जिसके कारण क्या होता है, एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है और ये फिर राख बन के हमारी पृथ्वी पर आ जाती है। तो आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक और तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते होते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। इस पट्टी को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल इस
आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है, प्राचीन काल में लोग इसे नहीं समझते थे कि ये क्या है आकाशगंगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा कि ये नदी के तरह आसमान में है। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, तो हम किस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं? तो ये हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसी तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ऐसे करोड़ों गैलेक्सीज है। ठीक है, एक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों जो इसमें ग्रह उपग्रह सब पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में कितने सारे गैलेक्सी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है ये कितना बड़ा है। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। नेक्स्ट है खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति की संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, जो खगोल पिंड को उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं उसको खगोल शास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों की खोजने में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है? पृथ्वी का विवरण। यह एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, जी अर्थात जियो, और ग्रेफिया का अर्थ है लिखना। इस प्रकार अन्य शब्द जैसे कि जियोलॉजी, ठीक है, तो जियोलॉजी का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री का क्या होता है? जियोमेट्री का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का मापन, मेट्रिया। ठीक है, क्योंकि हम जियो का तो अर्थ समान ही होता है। जियो का अर्थ क्या होता है? समान ही होता है। जियो मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। जियोआइट का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अनुरूप, पृथ्वी के ही समान। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल किसको कहा जाता था? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में, जो कि कभी ग्रह हुआ करता था। प्लूटो, जिसको हम यम के नाम से हिंदी में जानते हैं। प्लूटो की खोज सन 1930 ईस्वी में तारीख 18 फरवरी क्लाइड टोम्बा द्वारा की गई थी। पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU ने अपनी बैठक 24 अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि इसे बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा। यम या प्लूटो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है। सबसे बड़ा एरिस है। प्लूटो की भांति कुछ समय पहले खोजे गए अन्य पिंड 2003 में UB 313 सीरस को भी बोना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह प्लूटो का आकार और द्रव्यमान काफी छोटा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से सिर्फ 1/3 है। प्लूटो का बहुत पतला वायुमंडल है जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और CO2 पाया जाता है। ओके, तो हमारा ये NCERT का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर
2 का पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।